तो पिछले वीडियो में हमने काइनेटिक एनर्जी, वर्क एंड वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में पढ़ा था। और वर्क के बारे में हमने पढ़ा था कि कभी भी वर्क डन होता है तो हमें कोई एक फोर्स चाहिए होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है उस वर्क डन के लिए। तो अब जो वो फोर्स है जो वर्क डन करता है, वो फोर्स जो है कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव हो सकता है। या तो वो कंजर्वेटिव होगा या तो नॉन कंजर्वेटिव होगा। अब उसको समझने के लिए कि कंजर्वेटिव क्या है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते, उसको हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं डेफिनेशन कंजर्वेटिव फोर्स की। डेफिनेशन क्या है कंजर्वेटिव का? कंजर्वेटिव फोर्स ये क्या है? एक चेक है। इस डेफिनेशन के थ्रू आप बता सकते हैं कि जो भी आप फोर्स कंसिडर में ले रहे हैं वो कंजर्वेटिव है कि नहीं है। तो डेफिनेशन क्या बोलती है? इफ द वर्क डन बाय अ फोर्स ड्यूरिंग a round trip of a system is always zero, then force is said to be conservative. Otherwise, it is non-conservative. तो ये बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। बोलना क्या चाहता है डेफिनेशन? कि अगर आपके पास मोशन हो रहा है ड्यू टू सम फोर्स, कोई एक फोर्स है F, तो और वो जो है A से B तक जाता है, उस समय कुछ एक फोर्स के कारण कुछ वर्क डन हुआ, और B से दोबारा A में आ जाता है तो उस समय भी कुछ वर्क डन हुआ। तो इस पूरी जर्नी में A से B और B से A जो वर्क डन हुआ है, टोटल वर्क डन, अगर वो टोटल वर्क डन 0 के बराबर आ जाता है तो हम बोलेंगे कि जो फोर्स लगा है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर वो 0 के बराबर नहीं आता है तो वो जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है A, जिसकी पोजीशन है इनिशियली 1 में, और ये ऑब्जेक्ट मूव करके आ जाता है B में ड्यू टू सम फोर्स, जिसकी पोजीशन है 2, और ये कुछ एक फोर्स लगा है F जिसके कारण वो डिस्प्लेस हुआ है A से B में। और सेकंड पोजीशन, ये फर्स्ट केस है। तो इसके दौरान जब वो जो ऑब्जेक्ट है A से B की तरफ गया है तो वर्क डन हुआ ड्यू टू F का जो कंपोनेंट है अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, वो हो जाएगा वर्क डन A टू B। ठीक है, ये वर्क डन हमें मिला। अब सिमिलर सिचुएशन, अब ये ऑब्जेक्ट है इस डायरेक्शन में जा रहा है ड्यू टू सम फोर्स F, ये सेम फोर्स F। अब ये 2 से 1 की तरफ आ रहा है। ठीक है, और यहाँ भी हम थोड़ा चेंज करते हैं, वर्क डन 1 to 2 लिखते हैं। अब ऑब्जेक्ट आ रहा है 2 से 1 की तरफ, तो हम वर्क डन निकालेंगे। इस दौरान भी जब ये 2 पोजीशन से 1 की तरफ आएगा तो कुछ वर्क डन होगा, डेट इज़ W21, वो वर्क डन हमारे पास मिल गया। और 1 से 2 की तरफ हमारे पास है वर्क डन 1 to 2। तो जब इन दोनों वर्क डन को आप सम अप करोगे, वर्क डन 1 to 2 प्लस वर्क डन 2 to 1, अगर ये 0 के बराबर आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे? ये जो फोर्स है, जो फोर्स लग रहा है, फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर हमारे पास ये जो वर्क है, नेटवर्क, ये 0 के बराबर नहीं आता है तो हम क्या बोलेंगे? वो जो फोर्स है इज नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी फोर्स को चेक कर सकते हैं कि वो कंजर्वेटिव है कि नहीं है। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स का। हम एग्जांपल लेंगे पहले फ्रिक्शनल फोर्स। क्या फ्रिक्शन फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं,
इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से इसी डेफिनेशन के थ्रू हम लोग चेक करेंगे। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, और इसके इन दोनों के बीच में, ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, काइनेटिक कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। इसके ऊपर एक नॉर्मल लग रहा होगा n और एक होगा mg, और ये इस पोजीशन 1 से पोजीशन 2 में मूव कर गया है। तो पोजीशन 2 में मूव कर गया है, जिसका पोजीशन 2, और ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये हम ले लेते हैं x, ये ले लेते हैं y, और ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में उसको ले लेते हैं l डिस्टेंस तक मूव किया है। तो अब इस ड्यूरिंग होल जर्नी जब ये ऑब्जेक्ट 1 पोजीशन से 2 में आया तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था। हमें सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स को ही कंसिडर में लेना है, क्योंकि हमें फ्रिक्शन फोर्स का पता लगाना है कि ये कंजर्वेटिव है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स को कंसिडर में देखेंगे इसमें। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा इस दौरान, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहा होगा 1 से 2 में, तो फ्रिक्शन फोर्स इस पर लग रहा होगा, दैट इज़ म्यू mg। ये हमने पहले बहुत पढ़ा था, फ्रिक्शन फोर्स को कैसे ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे निकालते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, म्यू mg। तो हमारे पास फोर्स वेक्टर क्या आ गया, जो फोर्स वेक्टर फ्रिक्शन फोर्स का क्या वेक्टर आ रहा है, दैट इज नेगेटिव म्यू mg आई कैप। नेगेटिव क्यों, क्योंकि x एक्सिस के ऑपोजिट में है, प्लस y डायरेक्शन में कोई भी नहीं है तो 0 j कैप। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आ जाएगा इस केस में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है dx आई कैप, और लेट्स टेक इट एज ओके dx आई कैप, और y डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो हमारे पास वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स वेक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फोर्स वेक्टर कितना है, माइनस म्यू mg आई कैप प्लस 0 j कैप, डॉट प्रोडक्ट विद dx आई कैप प्लस 0 j कैप। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस म्यू mg dx। ये हमारे पास वर्क डन हो गया। अब हमें टोटल वर्क डन निकालना है 0 to L का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रल करना पड़ेगा 0 to L। तो हमारे पास टोटल वर्क डन 1 से 2 पे कितना आया, दैट इज इक्वल टू माइनस म्यू mg L। तो ये हमारे पास वर्क डन आया। तो इतना वर्क डन फ्रिक्शन ने किया जब वो 1 पोजीशन से 2 पोजीशन की तरफ मूव कर गया। अब सेम हम निकालेंगे वर्क डन जब ये जो ऑब्जेक्ट है 2 से 1 की तरफ मूव कर रहा है। अब हम निकालेंगे जब ये जो ऑब्जेक्ट है 2 से 1 की तरफ मूव कर रहा है। अब इसमें फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा, अब इसके ऊपर कुछ नॉर्मल रिएक्शन mg कुछ नीचे इस तरीके से, और फ्रिक्शन फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में टू द पॉजिटिव x डायरेक्शन, वो कितना हो जाएगा म्यू mg, और डिस्प्लेसमेंट जो है नेगेटिव x डायरेक्शन में है। तो इस केस में फ्रिक्शन फोर्स कैसे आएगा वेक्टर, वो हो जाएगा म्यू mg आई कैप 0 j कैप, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखेंगे, नेगेटिव dx आई कैप 0 j कैप। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है, म्यू mg आई कैप 0 j कैप डॉट प्रोडक्ट विद माइनस dx आई कैप 0 j कैप। तो कितना हो गया हमारे पास, माइनस म्यू mg dx। तो हमारे पास वर्क डन कितना आ रहा है, माइनस म्यू mg dx। अभी हमें टोटल वर्क डन निकालना है 0 to L। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रल 0 to L। तो हमारे पास टोटल वर्क डन 2 to 1 कितना आ जाएगा, माइनस म्यू mg L। तो ये टोटल वर्क डन हो गया। अब हमें क्या करना था, डेफिनेशन के हिसाब से हमें दोनों वर्क डन को ऐड करना था, मतलब नेट वर्क डन निकालना था। नेट वर्क डन मतलब क्या, जब वो 1 से 2 में गया और 2 से 1 में आया, ठीक है। तो वर्क डन 1 से 2 प्लस वर्क डन 2 से 1,
ये निकालना है कि ये कितना हुआ। तो वर्क डन 1 से 2 तो हमने निकाला, पहले कितना था माइनस म्यू MGL, और हमने वर्क डन 2 से 1 भी निकाला जो कितना था, जो इसके बराबर था, फिर से नेगेटिव म्यू MGL। तो टोटल कितना वर्क डन आया, -2 म्यू MGL। तो इसका मतलब हुआ कि जो वर्क डन 1 से 2 से 1 जो है इट्स नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। तो ये प्रूफ करता है कि हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस शोज दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इस तरीके से हम कोई भी फोर्स है उसको चेक कर सकते हैं कि वो कंजर्वेटिव है कि नहीं है। अब हम चेक करेंगे वर्क एनर्जी लगा के, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के, कि इस नॉन कंजर्वेटिव फॉर्म की वजह से वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या डिफरेंस आता है, मतलब वर्क एनर्जी में क्या डिफरेंस आता है। तो सेम सिनेरियो हम लेंगे, दोनों सिनेरियो। पहले हम फर्स्ट सिनेरियो को देखते हैं। तो फर्स्ट सिनेरियो हम चेक करते हैं, उसमें हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला केस था, पहले केस में हमारे पास क्या था, इधर लिख देते हैं टॉपिक, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस केस के लिए हमारे पास क्या था, फर्स्ट केस के लिए हमारे पास सपोज ये 1 से 2 में जा रहा, तो 1 से 2 में काइनेटिक एनर्जी है इसकी 1, जब 2 में गई तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई 2, काइनेटिक एनर्जी 2। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से क्या बोलता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन वर्क डन। ठीक है, इनिशियली कोई वर्क डन नहीं था 1 में, 2 में वर्क डन था। तो हम लिखेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल टू वर्क डन। और वर्क डन कितना हुआ था यहाँ पर, नेगेटिव म्यू MGL। तो हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो 2 है वो है काइनेटिक एनर्जी 1 माइनस म्यू MGL। अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिए, ये जो एक्सप्रेशन हमें बता रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी 2 पोजीशन में थी वो कम हो गई है काइनेटिक एनर्जी 1 से, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी 2 है इज़ लेस देन काइनेटिक एनर्जी 1। तो जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है वो वर्क डन में चली गई, इसीलिए वो काइनेटिक एनर्जी कितने मैग्नीट्यूड से कम हो गई, वो कम हो गई म्यू MGL से। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या मिला कि जो काइनेटिक एनर्जी 2 में है वो लेस है फ्रॉम दी काइनेटिक एनर्जी 1। और वो किसकी वजह से हुआ, क्योंकि कुछ जो एनर्जी थी, जो काइनेटिक एनर्जी है वो वर्क डन में चली गई। ठीक है, अब हम इसी को ही रिटर्न मोशन के लिए भी देखेंगे, जब मोशन 2 से 1 की तरफ आ रहा है, 2 से 1 की तरफ आ रहा है। ठीक है, इस सिनेरियो के लिए देखते हैं। तो अब इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, इस सिनेरियो में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 2 तो है, काइनेटिक एनर्जी इस पोजीशन में क्या थी, काइनेटिक एनर्जी 2। इधर हम ले लेते हैं रिटर्न में, इसको ले लेते हैं काइनेटिक एनर्जी 3 ले लेते हैं। ठीक है, रिटर्न में। ठीक है, तो अभी हम इसमें अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 3 माइनस काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल टू जो वर्क डन हुआ है, वर्क डन कितना हुआ है, म्यू MGL। तो काइनेटिक एनर्जी 3 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस म्यू MGL। और काइनेटिक एनर्जी 2 हमें पता है पिछले एक्सप्रेशन से, तो काइनेटिक एनर्जी 3 हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी 1 माइनस म्यू MGL
माइनस म्यू एम जी एल। तो काइनेटिक एनर्जी जो 3 है वो होगी है काइनेटिक एनर्जी 1 2 म्यू एम जी एल। तो आप देखोगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो और ज़्यादा कम हो गई है जब वो रिटर्न में आई हुई है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, जो थी के ई वन, उससे हमारी जो के ई थ्री एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है, दोबारा से ये यहाँ से यहाँ आई, वो बहुत कम हो गई। तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो 2 म्यू एम जी मैग्नीट्यूड से कम हो गया है। तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी 3 है वो लेस है काइनेटिक एनर्जी 1 से, इवन वो काइनेटिक एनर्जी 2 से भी कम है। ठीक है, तो इस तरीके से वर्क एनर्जी थ्योरम से हम अगर हमें वर्क निकाल लेते हैं तो हम किसी भी पॉइंट में उसकी काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं और हम बता सकते हैं कि क्या वो उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है कि कम है।